अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन? वो आज के लेक्चर में हो जाएंगे मुझे। हाँ, वो होंगे साथ में। वो आज पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपने कहा ना कि प्रॉप्स और यूज स्टेट को दोबारा करना है, तो वो आज हो जाएगा साथ साथ ही ना। वो उसको हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। अच्छा, आज का हमारा एक जो टास्क है वो टास्क है कि हम लोग ना एक टू डू एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। टू डू एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि एक इनपुट फॉर्म बनेगा, उस पे आएगा, यूज़र लिखेगा कि भाई मैं टू डू अपना ऐड करता हूँ, और नीचे एक पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। मतलब वो टू डू इनपुट फॉर्म से ऐड करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, और उसको टू डू वहाँ पर जो टू डू उसने बनाई है वो वहाँ पर शो हो जाएगी। फिर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे, जैसे मतलब क्रिएट हो गई है, फिर उसको एडिट करना, डिलीट करना, और डिफरेंट ऑपरेशन हम लोग लगाने सीखेंगे टू डू के ऊपर। तो फिर उसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे असाइनमेंट में। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें बना लूँ। टू डू अच्छा जी, बेसिक मैंने थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की है, और साथ में हम लोग शेयर सीएन के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हमें कंपोनेंट्स यूज़ करने भी आ जाए। थोड़ी चीज़ें पसंद करें ना। हम्म, अच्छा जी, शेयर सीएन में आके इंस्टॉलेशन नेक्स्ट जेएस में हमें इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट हमने बना लिया है। उसके बाद यहाँ से कमांड कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे उन्होंने कमांड दी हुई है कि अगर आप शेयर सीएन इंस्टॉल करना चाह रहे हो, npx शेयर सीएन डैश ui init, और यहाँ से हमारी कमांड कॉपी हो जाएगी। मैं अपने टर्मिनल में आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये कमांड मैं अपने ला के टर्मिनल में मैंने पेस्ट कर। अच्छा जी, अब हमने टू डू एप्लीकेशन बनानी है। अब शेयर सीएन तो हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली। अब शेयर सीएन इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक इनपुट फॉर्म बनाना है।
इस इनपुट फॉर्म में एक इनपुट होगा हमारा और उसके अलावा हमारे पास एक बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा टू डू ऐड हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इनपुट। ये इनपुट आ गई हमारे पास। तो ये एक इनपुट उन्होंने दी हुई है और तो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने इनपुट्स दी हुई हैं। हम लोग यहाँ से इनपुट को पहले कॉल कर लें जी। PM इनपुट इंस्टॉल हो जाएगी और इसके बाद हमें एक अदद बटन को इंस्टॉल करना है, तो बटन वाले पेज पर आके बटन का भी कॉपी कर लें। चलिए अब एक इनपुट फॉर्म बना लिया है, तो इसमें एक इनपुट कॉल कर लेंगे। यस और अच्छा, जब हम लोगों ने HTML पढ़ी थी तो तब हम लोग इनपुट का टैग लगा रहे थे, लेकिन उस वक्त आई छोटा था, स्मॉल सारे लिख रहे थे। वो था कि हम लोग HTML का इनपुट यूज कर रहे हैं। अब मैंने आई कैपिटल लिखा है, इसका मतलब है कि मैं शेडसीएन से इंपोर्ट कर रहा हूँ। वो उन्होंने कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। चूंकि कंपोनेंट बना के रखा हुआ है उन्होंने हमारा शेडसीएन के अंदर, तो हमें उसको जब कॉल करना है तो हमारा जितने भी Next.js के या रिएक्ट के कंपोनेंट बनते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ताकि हमारे HTML के जो टैग का नाम है और उसके साथ हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट है इन दोनों के नाम मिक्स ना हो। बाकी सारी चीज़ें हमारी भी एज इट इज़ आ जाएंगी। और इसके साथ हमें एक अदद चाहिए बटन। जैसे ही मैंने बटन लिखा तो अब मेरे पास दो बटन आ रहे हैं, एक स्मॉल बी से जो हमारा HTML का है और एक कैपिटल बी से। उसके आगे उन्होंने बताया भी हुआ कि आपने कंपोनेंट CUI बटन में इंस्टॉल किया भी। ऐड टू डू, तो ये हमारा कुछ फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उसको क्लास नेम दे के जी border-2 और बॉर्डर ब्लैक आ जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी स्पेसिंग दे लेते हैं, gap-x-2.5 बटन और उसके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है बटन। और इसको एक प्लेस होल्डर दे लेते हैं, इनपुट को प्लेस होल्डर एंटर योर टू डू e.g I'll have a fried egg in breakfast। इस तरह का हम लोग को टू डू एक एंटर कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे एक लिस्ट बन दी जाए, जैसे जैसे यूज़र एंटर करता जाए नीचे हमारी एक लिस्ट बन दी जाए। अब चूंकि हम लोग इस चीज़ से तो फेमिलियर है कि हमें अगर कोई डाटा इनपुट से लेकर कहीं शो करवाना है तो हमें सबसे पहले उसको कहीं ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़े। जस्ट लाइक हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में करते थे, जब भी हम लोग यूजर से इनपुट लेते थे इंक्वायरर के थ्रू, तो एक वेरिएबल बनाते थे कॉन्स्ट इनपुट के नाम से, कॉन्स्ट डाटा के नाम से। तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर डाटा को शो नहीं करेगी, पेज को री रेंडर नहीं करेगी। अब पेज को क्योंकि अगर हमारे पास इनपुट है, हम लोग यहाँ पर डाटा एंटर करेंगे और ऐड टू डू करेंगे तो हमारा ऐड टू डू होना चाहिए, यहाँ पर शो होना चाहिए। तो अगर हमें शो करवाना है विदाउट एनी रिफ्रेश वगैरह, विदाउट एनी रिफ्रेश या विदाउट एनी हेजिटेशन या किसी प्रॉब्लम के, तो हमें यूज स्टेट को यूज करना पड़ेगा।
तो अब मुझे अगर यूज स्टेट को यूज करना है तो सबसे पहले तो मुझे अपने इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को या पूरे के पूरे पेज को क्लाइंट साइड रेंडर करना पड़ेगा। तो यूज क्लाइंट, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, वो मैं करता हूं एक, अच्छा जी, कॉन्स्ट टू डू सेट टू डू इज इक्वल टू यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। तो यूज स्टेट उसको मिला नहीं है। अच्छा, यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट एक वेरिएबल है, जस्ट लाइक हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ा था ना, लेट के साथ डिफाइन कर रहे थे, वार के साथ डिफाइन कर रहे थे, इसी तरह कॉन्स्ट के साथ हम लोगों ने वेरिएबल को डिफाइन किया है। यूज स्टेट भी एक वेरिएबल है। अब दो तरह से वेरिएबल डिफाइन करने की क्यों जरूरत पेश है? जब हम लोगों ने वेरिएबल बनाया ना, ये जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज इन्वेंट हुई, उस वक्त सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त सारी की सारी चीजें सर्वर साइड से रेंडर हो रही थी। हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा कि हम लोग पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट करते थे और हमारे पास एक स्टैटिक एचटीएमएल का पेज आ गया। अब उस स्टैटिक एचटीएमएल के पेज में ये जो एनिमेशन है, ये जो टेक्स्ट बार बार लिखा आ रहा है या रिमूव हो रहा है, ये काम नहीं हो सकता था। अब अगर मुझे ये काम करना है किसी न किसी तरह, तो मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चेंज करना पड़ेगा। तो जब जावास्क्रिप्ट चलनी है तो जावास्क्रिप्ट दो ही जगह चल सकती है, या क्लाइंट मशीन पर या सर्वर मशीन पर, दरमियान में कहीं नहीं चलेगी। तो एक तो तरीका है कि एक एक लेटर जब चेंज हो रहा है, ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, हर लेटर के ऐड होने पर या डिलीट होने पर हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट करें, वो नया एचटीएमएल का पेज बना के दे, पूरा पेज रिफ्रेश हो और दोबारा से यहाँ पर शो हो। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्लाइंट साइड की थोड़े बहुत रिसोर्सेज को यूज करूँ और यहाँ पर ही उसको एडिट करना स्टार्ट कर, यहाँ पर ही उसको क्या नाम है हम लोग शो कर दें कि भाई ठीक है, आप यहाँ पर ही क्लाइंट के रिसोर्सेज को यूज करते हुए क्लाइंट साइड पर ही जावास्क्रिप्ट को चलाओ और एनिमेशन को शो कर। अब जब एनिमेशन हम लोग क्लाइंट साइड पर शो कर रहे हैं, तो सादा वेरिएबल के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इस पेज को या इस हिस्से को जहां पर एनिमेशन चल रही है उसको री रेंडर करे। री रेंडर का मतलब क्या है कि उस स्क्रीन को या उतने हिस्से की एचटीएमएल को चेंज करे क्लाइंट साइड पर। अब अगर हमें ऐसे करना है कि हमें उतने हिस्से की क्लाइंट साइड को क्लाइंट साइड पर उतने हिस्से के एचटीएमएल को चेंज करना है फ्रॉम क्लाइंट साइड, तो हमें उसको री रेंडर करना पड़ेगा। जब उसको री रेंडर करना था तो उसको री रेंडर करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, या यूज स्टेट हुक जिसको हम लोग बोल देते हैं। अब मैंने क्या किया कि एक यूज स्टेट हुक बना ली, जो जिसमें मैं टू डू सेव करवाऊंगा और फिर बाद में टू डूज को शो भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फॉर्म का टैग लिया, फॉर्म एक बन गया पूरा कंप्लीट, फॉर्म बना लें। और ये हमारे फॉर्म में डाटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे यहाँ पर लिखूँ जो भी चीज़, वो किसी ना किसी तरह हमारे उसमें स्टेट वेरिएबल में जाके सेव हो जाए। क्योंकि अगर स्टेट वेरिएबल में सेव होगी तभी मैं शो करवा सकता हूँ। तो अब मुझे स्टेट वेरिएबल में चीज़ को शो करने के लिए सबसे पहले तो किसी ना किसी तरह इसकी वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, इनपुट के अंदर जो वैल्यू लिखी है। अच्छा, इनपुट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू कहाँ स्टोर होती है हमारी? एक वैल्यू के नाम का हमें एट्रीब्यूट मिलता है, उसमें वो वैल्यू आती है। बल्कि ऑन चेंज करना। अच्छा, अब हमें इतना तो पता है कि हमें कोई ना कोई इवेंट फायर होगा जिसके ऊपर हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है, या वो मैं चाहूँगा कि वैल्यू स्टोर हो। अब ये तो नहीं कि मैंने एप्लीकेशन लोड की फौरन ही वो
हर टाइम उसको लोड कर रहा हो, कोई बटन के ऊपर क्लिक हो या कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हो जब हमारा वो डाटा गेट करे। क्योंकि अगर मैं ऐसे कर दूंगा कि भाई मेरा हर टाइम वैल्यू गेट करते रहो, तो मेरी एप्लीकेशन एक इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी। वो इनफाइनाइट टाइम हमारी एप्लीकेशन को पूरे के पूरे उस हिस्से को या पूरी एप्लीकेशन को री रेंडर करती रहेगी। जितने ज़्यादा री रेंडर होंगे उतने ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन के जो रिसोर्स है वो ज़्यादा यूज़ करेगा और एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस बैड होता जाएगा, वो उतनी ही स्लो होती जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इवेंट है ऑन चेंज के नाम से। उस ऑन चेंज इवेंट को हम लोग गेट करेंगे। ऑन चेंज जब हम इवेंट पे लगाएंगे, जैसे जैसे इवेंट चेंज होता जाएगा वैसे जैसे जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ चेंज होगा, वैसे वैसे वो फंक्शन कॉल होगा। अब हम लोग समझते हैं कैसे। अब मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, जस्ट लाइक हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमें को पैरामीटर पास करना है तो हमें एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऑन चेंज एग्जीक्यूटेड। मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर वो उतनी दफा प्रिंट होता जाए। यहाँ पे 70 टाइम प्रिंट हो गया, मैं और चेंज कर रहा हूँ 76 77 8 9 सो ऑन। अच्छा, अब इवेंट के नाम से ना हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ये ऑब्जेक्ट रिएक्ट के अंदर ऑन चेंज के ऊपर हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट, हमें रिएक्ट या नेक्स्ट.js प्रोवाइड करता है। इस इवेंट के अंदर क्या होता है, अब प्रिंट करवा के देख लेते हैं। इस इवेंट के अंदर इस इनपुट से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल मौजूद होती है। ये इवेंट हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, जैसे हमें मैप के अंदर मिलता था ना कि पहले पैरामीटर में वैल्यू मिलती थी और दूसरे पैरामीटर में हमें इंडेक्स मिलता था, वो मैप फंक्शन के बाय डिफॉल्ट पैरामीटर से। इसी तरह ऑन चेंज के या किसी भी इवेंट के हमें नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली ये इवेंट प्रोवाइड करता है या रिएक्ट जेएस ऑटोमेटिकली ये इवेंट प्रोवाइड करता है। अब इस इवेंट को हम लोग चेक करते हैं कि इस इवेंट में क्या स्टोर। जैसे ही मैं इसको कुछ चेंज किया तो ये हमारे पास इवेंट प्रिंट हो गया। इवेंट को मैंने किया तो सारी की सारी चीज़ें आ गई हमारे पास कि इस डिफॉल्ट प्रिवेंटेड है, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इवेंट डॉट टारगेट, और टारगेट के अंदर वैल्यू, वैल्यू में हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो वहां पर लिखी। टारगेट का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो वहां पर मल्टीपल इनपुट्स आ रही होंगी। उन मल्टीपल इनपुट्स के लिए हम सारों के लिए एक ही ऑन चेंज का फंक्शन बनाएंगे। तो टारगेट का मतलब है कि जिस स्पेसिफिक को आपने चूज किया हुआ है इस उस टारगेट की वैल्यू क्या है दिस। बाकी और भी बहुत सारी कीज हैं जो अक्सर यूज होती हैं, कभी नहीं भी होती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास नेम, सेक्टर का जो भी हमने क्लास नेम दिया होगा वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाए। उसके बाद डाटा सेट है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट चेक्ड क्या है, डायरेक्टरी नेम क्या है, डिसेबल्ड। अगर हमने इस इनपुट को डिसेबल किया हुआ है, डिसेबल का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना व्हाट्सएप के ऊपर सिंगल स्पेस दबाकर आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते। सिंपल स्पेस, कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, स्पेस दबाई, मैसेज सेंड नहीं कर सकते। वो क्या किया हुआ है कि वहां पर बटन को डिसेबल किया हुआ, मतलब कि अगर बटन प्रेस होता रहे कोई भी एक्शन परफॉर्म ना हो। उसके बाद ड्रैगेबल है या नहीं है, एडिट कॉन्टेक्स्ट है, फॉर्म के अंदर फॉर्म को कौन कौन सी क्लासेस दी गई हैं, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड मिल जाएगी। लास्ट चाइल्ड क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, सेक्टर नोड कौन सी है, और यहाँ पर एक में मिलेगा नेम कि हमने अपने इसको नेम क्या दिया। और यहाँ पर हमें आईडी, अगर हम किसी को आईडी पास कर रहे हैं तो हमें इस इनपुट टैग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी इस इवेंट में मिल जाएंगी। लेकिन अब हमें सारा इवेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो वैल्यू। वो वैल्यू गेट करने के लिए हमने देखा कि इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें सारा कुछ मिल जाए। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ
ए बी यू एच यू आर ए आई आर ए एच। मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ वो वैसे वैसे वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमें ऑन चेंज में प्रिंट मिलता है। अब मैं इसको एक स्टेप थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई तुम मेरे एक काम करो, जो टू डू वाला वेरिएबल है उसके अंदर इस वैल्यू को सेट कर दो, इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की बजाय तुम इस टू डू को चेक प्रिंट करवाओ ताकि मुझे पता तो लगे कि क्या टू डू में वैल्यू सेट हो भी रही है या नहीं हो रही। दोबारा से करके देख लेते हैं, एप्लीकेशन को एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नवीद। डाटा लोड हो रहा है। अच्छा, अब डाटा लोड होने में एक चीज जो अक्सर मतलब नोटिस नहीं की कि यहाँ पर मैंने लिखा है नवीद सर्वर, एंड तक आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आर तक आ रहा है, लेकिन कंसोल में सर्व आर नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो यूज स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी लेटेंसी लेता है, क्योंकि इसने स्क्रीन को री रेंडर भी करना होता है, पूरी एप्लीकेशन को री रेंडर भी करना है, और एप्लीकेशन को री रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर वैल्यू सेट होगी, वैल्यू सेट होने के फौरन बाद कंसोल प्रिंट हो जाए, वो एप्लीकेशन को री रेंडर होने का टाइम नहीं दे रहा। इस चीज से बचने के लिए भी हम लोग आगे जाके चीजें देखेंगे कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन अभी के लिए हमें इतना पता लग गया कि ये क्यों हो रहा है। यूज स्टेट वेरिएबल थोड़ी सी लेटेंसी शो करता है। वो लेटेंसी क्यों शो करता है, वो जाता है यूज स्टेट वेरिएबल रैम के पास, रिसोर्सेज के पास, कि भाई इस पेज को री रेंडर करना है, ये इस हिस्से को री रेंडर करना है। अब उस हिस्से को री रेंडर करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम के लिए कंसोल डॉट लॉग नहीं रुकेगा, कंसोल डॉट लॉग फौरी तौर पे चल जाएगा, री रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि टू डू तो आ गया हमारा, और मैं इस टू डू को नीचे एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव में शो करते हैं स्पैन, और स्पैन को कोई क्लास नेम दे लें, टेक्स्ट डैश सेंटर और टेक्स्ट डैश एक्सेल। और यहाँ पर हम लोग चूंकि जावास्क्रिप्ट लिखने लगे, वेरिएबल जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर टू डू ओके लेट्स डैश कॉल, और ठीक है मैं पूरे एप्लीकेशन को रीलोड कर रहा हूँ। अब चूंकि हम लोग कंसोल में प्रिंट नहीं करवा रहे तो हमें कंसोल की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर ही देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल वो साथ साथ प्रिंट हो गया। अब अगर मैं ये देखो स्क्रीन री रेंडर हो रही है, स्क्रीन री रेंडर होने के बाद पूरी की पूरी वैल्यू वो गेट कर रही है, टू डू में पूरी वैल्यू ही सेट हो रही है, लेकिन कंसोल के अंदर पूरी वैल्यू क्यों प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि री रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो री रेंडर हो गई, यहाँ पर तो हमें पूरी की पूरी वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन कंसोल उस री रेंडर होने में जो टाइम लग रहा है उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। जब एप्लीकेशन चल रही होती है तो एक क्यू बनती है, क्यू से मुराद है कि एक पूरी की पूरी लाइन बनती है जिसमें टॉप टू बॉटम हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। हर जितने भी प्रोग्राम है वो आगे सब प्रोसेसेस में डिवाइड हो जाते हैं। अब सब प्रोसेस में सबसे पहले प्रोसेस असाइन हो जाता है अच्छा यहाँ पर ना अगर अपन लोग देखें ना सीपीयू में, तो इस सीपीयू में यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कोर्स इस सीपीयू की 4 है और लॉजिकल प्रोसेसर 8 है। इसका क्या मतलब है कि जो मेरे लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है उस तरह की 4 फिजिकल कोर बनी हुई है और 8 लॉजिकल प्रोसेसर है, यानी कि मेरे जब भी एक मैं उसको प्रोसेस देता हूँ
पूरा का पूरा प्रोसेस को वो आगे सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देता है और 8 डिफरेंट प्रोसेसर मिलके एक एक सब प्रोसेस को डील करते हैं। अब क्या होता है कि ये एक पूरा प्रोसेसर है, उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसर, डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स आते हैं। मेरा क्वाड कोर है तो मेरा क्वाड कोर आ गया। अब जब भी कोई प्रोसेस आता है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख लें, अब वो पूरा का पूरा प्रोसेस किसी पूरे के पूरे प्रोसेसर को नहीं चला जाता। वो प्रोसेस पहले सब प्रोसेसेस में डिवाइड हो। सब प्रोसेसेस का मतलब है कि कोई प्रोसेस होगा जो फ्रंट एंड को डील कर रहा होगा, फ्रंट एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूआई को दिखाने के लिए। फिर एक प्रोसेस होगा जो डील कर रहा होगा कि मुझे लॉजिकल काम करवाना। फिर प्रोसेस होगा कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जो मैथमेटिकली ज़्यादा कंप्यूट यूज़ कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बने हुए हैं। तो अब जब वो सब प्रोसेस में डिवाइड होगा तो वो कोई एक सब प्रोसेसर को चला जाएगा, दूसरा प्रोसेस दूसरे सब प्रोसेस को चला जाएगा, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में डिवाइड हो गए। अब अगर हम लोग कहें कि हमारे इस प्रोसेस के अंदर, हम इस फंक्शन के अंदर दो काम हो रहे थे, एक तो हमारा हो रहा था कि स्टेट वेरिएबल अपडेट, जो कि हमारे री रेंडर भी करे, और दूसरा कंसोल पर वैल्यू प्रिंट हो रही थी। दो सब प्रोसेस बन गए। इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स को जाएंगे। एक फॉर एग्जाम्पल इसको चला गया और हम लोग कहते हैं कि जी दूसरे वाला इसके पास आ, कंसोल लॉग करने में इसको फॉर एग्जाम्पल लगे 0.5 सेकंड और इसको लगा 1 सेकंड। अब हुआ क्या कि जब वो कंसोल लॉग कर रहा था उसको 0.5 सेकंड लग रहे थे। उसने चेक किया कि इसकी वैल्यू इस वक्त कितनी है, उसने वही वैल्यू उठाई और प्रिंट कर। इसने 1 सेकंड पूरा लिया और पूरा करने के बाद जब नई स्क्रीन को री रेंडर किया, नई स्क्रीन को रेंडर किया, तो नई स्क्रीन रेंडर होने के बाद यहाँ पर ये पूरा नाम शो कर, कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही इस वक्त यहाँ पर। अब टू डू की वैल्यू क्या है अगर हम लोग देखें, समझें बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट मैं इसको रिफ्रेश किया पेज को, बाय डिफॉल्ट टू डू की वैल्यू हम लोगों ने सेट की थी एम्प्टी स्ट्रिंग। टू डू की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं शो हो रहा। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए, यहाँ पर कुछ तो प्रिंट हुआ है, देखो ना, मतलब उसने एक लाइन बना दिया कि यहाँ पर कुछ प्रिंट हुआ है, लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा। कुछ क्यों शो नहीं कर रहा? क्योंकि उसने उस आधे सेकंड के अंदर वैल्यू प्रिंट कर दी। जब आधे सेकंड के अंदर वो वैल्यू प्रिंट कर रहा था, उसने जाके चेक किया कि रैम में इस वेरिएबल के अगेंस्ट क्या वैल्यू पड़ी। रैम में उसने देखा कि इस वेरिएबल के अगेंस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों पड़ी है? क्योंकि अभी तक हमारा जो दूसरा प्रोसेसर है, जो दूसरा प्रोसेस है, सब प्रोसेसर, उसने रैम में जाके वैल्यू अपडेट नहीं की। जब तक रैम में वैल्यू अपडेट होनी थी उससे पहले इसने वैल्यू गेट करके प्रिंट कर दी। इसने अपना काम किया, इसने कहा लो भी मैं अपना काम करके जा रहा हूँ, तुम अपना काम करते रहो। उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया, रैम में वैल्यू स्टोर करवाई और उसके बाद नई एचटीएमएल जनरेट की क्लाइंट के रिसोर्सेज को यूज करते हुए। सीपीयू हो गया, जीपीयू, रैम को और दूसरी तीसरी चीजें यूज करते हुए एक नई एचटीएमएल फाइल बनाई और वो एचटीएमएल फाइल लाके यहाँ पर रखी। उस एचटीएमएल फाइल में उसने देखा कि भाई रैम में लेटेस्ट वैल्यू मैंने अभी रखी है ए, वो ए मैंने यहाँ पे शो कर। तो अब अगर हम लोग जो मर्जी वैल्यू यहाँ पर शो करते रहे, मतलब ऐड करते रहे, कंसोल में हमारा एक स्टेप पीछे चलेगा और री रेंडर में हमारा बिल्कुल बराबर ही चलेगा। जहां तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो कि यूज सेट वेरिएबल को कैसे यूज किया और क्यों यूज किया और उसमें प्रॉब्लम क्या है,
कंसोल में एक वर्ड नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड नहीं, जो लास्ट चेंज हुआ है। अब इस वक्त पूरा का पूरा नाम मैंने डिलीट किया, कुछ भी नहीं लिखा, पूरा का पूरा नाम लिखा है, उसने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर, जो लास्ट चेंज हुआ है ना, वो रैम में जाने को कुछ टाइम लग रहा है। वो उस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे उस दरवाजे तक जाना है, और मुझे यहाँ से उस दरवाजे पर जाते वक्त तो 5 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से भाई जाते हैं उठ के, वो 2.5 सेकंड में उठ के वहां से वो चीज ले आते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई वहां पर गिलास खाली पड़ा था, मैं 5 सेकंड बाद जाता हूँ, या उनके 2.5 सेकंड में पहुंचे, मैं इससे 2.5 सेकंड बाद जा रहा हूँ, 2.5 सेकंड तक वहां पर गिलास भरा हुआ हो पानी का, फॉर एग्जाम्पल। अब जब गिलास भर गया पानी का, मैं तो कहूंगा कि भाई गिलास भरा हुआ था, क्योंकि री रेंडर होगी स्क्रीन। ये कहेंगे कि नहीं भाई मैं पहले गया था, मुझे गिलास खाली मिला था, तो गिलास खाली। अच्छा जी, अब मैं कंसोल से वैल्यू खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यूजर से इनपुट ले ली, वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अच्छा, अब हम लोग चाह क्या रहे थे कि पूरी की पूरी एक लिस्ट बने, यहाँ पर ना पूरा पूरा एक नाम लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल दिस और सॉन्ग, पूरी एक लिस्ट बन जाए। तो जब भी हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें डाटा टाइप लेनी है। अच्छा जी, मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं यूआई को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमें यूआई सही से नजर आए। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमें चाहिए लिस्ट। तो जब भी हमें एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक अदद एरे चाहिए। तो हम लोग एक टू डूज की एरे बना लेते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी हो। हम्म, अनऑर्डर लिस्ट यूआर का टैग लगाया, इसके अंदर एल आई, और एल आई के अंदर हम लोग लिख देंगे एरे का नाम, और साथ में इंडेक्स, और वो हमें वैल्यू वहां पर दे देगा, जो भी वैल्यू वहां पर होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है हमें कि कितने वो हम लोग एल आई बनाते रहे, बार बार तो नहीं एल आई आके बनाएंगे, तो हमें को ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली उतने बना दे। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, लूप्स। अच्छा, लूप्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली लूप्स होंगे, वो है मैप और फिल्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट लिखने टू डूज डॉट मैप, टू डू मिलेगा, और
अच्छा जी। हम्म, अब मैंने क्या किया है कि एक मैप बनाया है टू डूज डॉट मैप के नाम से। और टू डूज, उसके ऊपर मैंने एक मैप लगा दी। अब मैप में हमें पता है कि पहली वैल्यू मिलती है हमें, मतलब पहला पैरामीटर मिलता है उसकी वैल्यू, और दूसरे में हमें उसका इंडेक्स मिल जाता है। अच्छा, मैंने लूप लगाया और लूप लगाने के बाद फंक्शन बना दिया। उसका फंक्शन में हमने कुछ ना कुछ रिटर्न करना था। मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा हूँ, li या लिस्ट का टैग, लिस्ट एलिमेंट का टैग मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से कि आप लोग एक पूरी की पूरी लिस्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट, मतलब एरे के अंदर 10 वैल्यूज हैं, 10 एलिमेंट रिटर्न करेगा। 15 वैल्यूज हैं, 15 एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो अब एग्जैक्टली exactly होगा क्या कि ये उतने एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा और एक एचटीएमएल फाइल हमें बना के देगा। उस एचटीएमएल फाइल के अंदर ये कोड नहीं होगा जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर डायरेक्टली 15 लिस्ट एलिमेंट लिस्ट होंगे, 20 एलिमेंट लिस्ट होंगे। अगर ऐसे ही हमें एचटीएमएल फाइल बनानी थी, 15 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, 30 एलिमेंट लिस्ट हो, तो फिर हमने ये काम क्यों किया? ये काम इसलिए किया है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जावास्क्रिप्ट की है, टाइपस्क्रिप्ट की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है कि जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स ऐड होते जाएं वो वैसे वैसे नया लिस्ट का एलिमेंट बनाता है। अगर हम बाय डिफॉल्ट फिक्स कर देते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो फिर हमें खुद से एलिमेंट बनाने पड़ते। अच्छा जी, मैं इस टू डू का नाम थोड़ा सा चेंज करूंगा, माई टू डू करूंगा। माई टू डू करने की वजह यह है कि ऊपर भी टू डू है और नीचे भी टू डू, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए। अच्छा, अब 15 एलिमेंट तो हमें मिल गए, 20 एलिमेंट हमें मिल गए, लेकिन रिएक्ट जेएस को या नेक्स्ट जेएस को हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए थी। वो वैल्यू जो हर दफा यूनिक ही हो, रिपीट ना हो, वो हमें पास करनी थी की के एट्रीब्यूट। ये हमें पास करनी पड़ेगी रिएक्ट में भी और नेक्स्ट जेएस में भी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इंडेक्स पास कर दिया क्योंकि हमें पता है इंडेक्स 0 से शुरू होगा और रिपीट नहीं होगा, और होगा भी हर दफा यूनिक ही, इसलिए हमने इंडेक्स पास कर दिया। इन फ्यूचर हमें पता लगता है कि भाई हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम लोग यूजर से उसका सीएनआईसी ले रहे हैं। सीएनआईसी सबका यूनिक है, सीएनआईसी के ऊपर हम लोग की लगा सकते हैं। जीमेल ले रहे हैं, जीमेल सबकी यूनिक है, जीमेल के ऊपर लगा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूनिक है, हम किसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी हमारे पास इंडेक्स एक यूनिक आ रहा था तो मैंने इंडेक्स के ऊपर लगा दिया। अच्छा जी, टेस्टिंग। जैसे ही मैंने टेस्टिंग किया, कोई चीज़, कोई भी फंक्शन या कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन या एक्शन तो परफॉर्म हुआ है, टू डू की ये जो हमारी स्टेट बनी थी सिंगल टू डू की, इसमें आगे डाटा तो हमारा सेट हो गया, लेकिन अब उस डाटा को हम इस टू डूज में नहीं लेके आ रहे। अब इस टू डूज में कब आए डाटा? मैं चाहता हूं कि इन टू डूज में डाटा तब आए जब यूजर इस ऐड टू डू के बटन के ऊपर क्लिक करे। ऑन क्लिक, क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ। क्या फंक्शन चलाना चाह रहा हूँ? मैं फंक्शन चलाना चाह रहा हूँ कि भाई सेट टू डूज और दिस।
अच्छा, मैं क्या फंक्शन चाह रहा हूँ, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। इस फंक्शन में क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैंने क्या कहा कि बटन के ऑन क्लिक पर कॉल हो जाए। अब जब भी बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग करेंगे तो ये वाला फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इतना तो हमें अंदाजा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी, ऑन क्लिक के ऊपर हम लोगों ने फंक्शन एग्जीक्यूट करके देखा था। अब इस फंक्शन के अंदर मैं करूंगा क्या कि मैं कर ये रहा हूं कि उस टू डू के अंदर मैं नई वैल्यू ऐड कर, उस टू डू के अंदर नई वैल्यू ऐड करने का क्या तरीका है कि मैंने एक पूरी की पूरी एरे उसको दी कि भाई अब तुम्हारी जो नई वैल्यू हुई ये है। नई वैल्यू में मैंने सबसे पहले पुराने टू डूज को स्प्रेड किया। पुराने टू डूज को स्प्रेड करने का क्या मतलब है कि पुरानी वैल्यूज एज इट इज है, नई वैल्यू तुम एंड पर ऐड कर दो। अब पुरानी वैल्यू एज इट इज क्यों रहे, या पुरानी वैल्यू को अगर हम लोग नहीं देखते, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हम लोग कहते हैं कि सिंपल हम लोग एक ही टू डू को ऐड करें, पुरानी वैल्यू को बाद में देखते, मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं पेश आ रही। चलिए मैं कहता हूँ टेस्टिंग, क्या चीज यहाँ पर अब डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐड किया। अच्छा, अब मेरा पेज रिफ्रेश होगा। अब मेरा पेज रिफ्रेश क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है हमारी एप्लीकेशन का कि सर्वर पर जाए, सर्वर से नई एचटीएमएल रेंडर करके लाए। अब इस चीज से बचने के लिए हमें दोबारा से उसी इवेंट का सहारा लेना पड़ेगा जो इवेंट हमें जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में मिलता है। उस इवेंट के अंदर हमें एक बिल्ट इन मेथड मिलेगा, प्रीवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब क्या होगा कि अब वो चीज दोबारा से अपडेट नहीं होगी। अब मैं कहता हूँ टेस्टिंग ऐड टू डू, टेस्टिंग यहाँ पे ऐड करने के बाद शो होगा। अब मैं कहता हूँ कि जी ABUHURAIRAH ऐड टू डू। अब लिस्ट शो होने के बजाय सिंगल एक एलिमेंट शो हो रहा है। अब सिंगल एक एलिमेंट क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैं उसको कह रहा हूँ कि जो सिंगल एलिमेंट है उसको तुम अपनी एरे में ऐड करो, पुराने एलिमेंट डिलीट करो। अब मैं उसको एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि सेट टू डू में ये वाली वैल्यू सेट करनी है तुमने, कौन सी, ये वाली, कि एक एरे है, उस एरे के अंदर एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू ये है। अब मुझे चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि पुरानी वाली वैल्यूज तो सेट रहे ही रहे, यहां पर ये वैल्यू आ जाए। तो इस काम के लिए मुझे क्या करना है, टू डूज, तो मैंने पुराने टू डूज को स्प्रेड किया कि पुराने टू डूज वैसे ही रहे, पुरानों को नहीं छेड़ना, एंड पर नया ऐड कर दो। अब अगर हम लोग चलें, एप्लीकेशन रिफ्रेश करते हैं और अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं ABUHURAIRAH ऐड टू डू, डन। उसके बाद हम लोग करते हैं जी नवीद सर्वर, बूम। और उसके बाद क्या नाम क्या है, जमीर, जमीर है। अब हम लोग जितने मर्जी नाम ऐड करवाते जाए। सो नो हमारा चलता रहे। अब लूपिंग करने का हमें फायदा क्या हुआ कि हम लोग जितने मर्जी एलिमेंट चलाते रहे। अब ये जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का सरदर्द है कि उसने कैसे उस चीज को देखना कि आगे कितने लिस्ट एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम लोग थोड़ा सा ना लिस्ट व्यू में ले आए और इसको कह देते हैं जी डिस्क।
तो अब हमारे पास टू डू तो आने लग गए, टू डूज कह लें, नेम कह लें, जो भी हम लोग कर। अच्छा, अभी हमारे पास हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कि मैं जैसे ही ये वाला नाम लिख के ऐड टू डू करता हूँ, ये वैल्यू एज इट इज रह रही है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं टू डू को ऐड करता हूँ, ये इनपुट फील्ड खाली हो जाए। अब इनपुट फील्ड खाली करने के लिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑन क्लिक के ऊपर वो इनपुट फील्ड खाली करनी। अब हमें ये देखना है कि इस इनपुट फील्ड में जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू एग्जैक्टली है कहाँ पर। वो वैल्यू है इस स्पेसिफिक इनपुट की। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारी वैल्यू इज इक्वल टू टू डू, कि जो भी डाटा टू डू के अंदर सेव है, सिंगल टू डू के अंदर, वही वैल्यू यहाँ पर तुम्हें शो करवा देंगे। सेट टू डू लेट्स टेस्ट। ऐड टू डू लेट्स टेस्ट। अब अगर मैं इस लेट्स टेस्ट को रिमूव करके एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं, अब ऐड करूं एम्प्टी, एंड पर आ गया माइनिंग। अभी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अगर हमें इनमें से कोई एक स्पेसिफिक टू डू को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? आगे बटन लगा लेते हैं जी, फ्लेक्स, और फ्लेक्स के दरम्यान जस्टिफाई बिटवीन आ गया। इसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं स्पैन में। स्पैन में, स्पैन के बाद हम लोग बटन लगा लेते हैं BUTTON बटन। और इस बटन के अंदर हम एक वेरिएबल आइकन ले लेते हैं। अच्छा, आइकन लेने के लिए हम जब शेडसीएन इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ हमारे पास एक एप्लीकेशन क्या है ना, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है lucid.dev आइकन्स के लिए। मैं उसके ऊपर आया, आइकन को सिलेक्ट किया, और आइकन्स के अंदर जाकर देखा डिलीट। तो डिलीट के लिए उन्होंने बहुत सारे आइकन बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे। अब इसमें से मुझे देखना है कि मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला, यही है ट्रैश या ट्रैश। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये ट्रैश कर लेते हैं, ट्रैश। अब मुझे पता लग गया कि हमारे आइकन का नाम है ट्रैश। तो एंगुलर ब्रैकेट कैपिटल T के साथ ट्रैश में जैसे ही लिखूंगा, lucid.dev इंस्टॉल नहीं हुई, कंट्रोल जी, lucid रिएक्ट हुई है इंस्टॉल, why it is not getting it, import trash from lucid react। अब हम लोग जाके अपनी UI चेक करें, तो UI में टेस्टिंग, ट्रैश हमारा आ गया। अब चूंकि ट्रैश हमारा डिलीट का बटन है, तो डिलीट का बटन नॉर्मली रेड होता है, तो इसको हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग करके रेड करते हैं। बटन क्लास नेम राउंडेड डैश